Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject Pharmacology 1, Unit 2, Multiple Choice Questions. So जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी 1 और इसकी सेकेंड यूनिट के एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टार्टिंग की 50 एमसीक्यूज को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम और जो क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं फार्माकोडायनेमिक्स से रिलेटेड, फार्माकोकाइनेटिक्स से रिलेटेड, उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दैट इज फार्माकोडायनेमिक्स एमसीक्यूज। सो इसके अंदर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट a pharmacist should store drugs in a manner that ensure their potency। ठीक है, एक फार्मासिस्ट को ड्रग्स को, जो ड्रग स्टोर है उसके अंदर इस तरीके से स्टोर करना चाहिए कि उसकी पोटेंसी वहां पर मेंटेन रहे। सही बात है। However, some drugs that requires refrigeration to maintain their potency in the pharmacy can be stored at a room temperature when being used बाय द पेशेंट। कि फिर भी कुछ ड्रग होती हैं जो कि आपके रेफ्रिजरेशन के अंदर यूज होती है, रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है उसकी पोटेंसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे अगर उनको यूज कर रखोगे तो वो डिग्रेड हो जाएंगी, लेकिन फिर भी पेशेंट उसको रूम टेम्परेचर पर यूज कर लेता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ड्रग। तो ये कौन सी ड्रग आपके हो सकती है? बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई एक ड्रग है जिसको स्टोर जब हम करते हैं ना, तब तो हम किस पे करते हैं? रेफ्रिजरेशन के अंदर करते हैं, ताकि वो डिग्रेड ना हो, उसकी पोटेंसी यहाँ पर मेंटेन रहे। लेकिन जब हम इसको यूज करते हैं ना तो वो हम यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे कर लेते हैं। तो वो ड्रग कौन सी है? तो ऐसे आपने देखा होगा इंसुलिन के जो इंजेक्शन होते हैं वो रेफ्रिजरेशन में रखे जाते हैं, लेकिन जब उनको यूज किया जाता है तो सिंपली रूम टेम्परेचर पे कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इज इंसुलिन। द ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। बहुत सारी ड्रग्स है आपकी जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है, ठीक है। एंड सम आर एक्सक्रीटेड बाय द बिलियरी सिस्टम। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स होती हैं जो किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती हैं, कुछ होती है जो बाइल सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट होती है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एक्सक्रीटेड किडनी और बाइलरी सिस्टम। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जो इन दोनों ही सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट नहीं होती? तो ड्रग्स विद द हायर मॉलिक्यूलर वेट तो आपकी किडनी के थ्रू हो जाएगी। लिपोफिलिक ड्रग्स भी हो जाएगी, यहाँ पर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स भी हो जाएगी किडनी के थ्रू, लिपोफिलिक बाइल के थ्रू हो जाएगी। कौन सी होती है? ये जो वोलेटाइल एनास्थेटिक्स होते हैं ना, ये लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। लंग्स के थ्रू या फिर स्वेट के थ्रू यहाँ पर एक्सक्रीट होते हैं वोलेटाइल एनास्थेटिक्स। दैट इज वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वोलेटाइल एनास्थेटिक्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग ब्लॉक्स द नॉर्मली रैपिड ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन। इनमें से आपकी कौन सी ड्रग होगी जो कि क्या करेगी? जो रैपिड ट्यूबुलर सिक्रीशन होगा पेनिसिलिन का, उसको ब्लॉक कर देगी। इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है पेनिसिलिन का, पेनिसिलिन जो ड्रग है ना, जब वो एक्सक्रीट होगी तो ट्यूबुलर ही सिक्रीट होगी, तो उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से रिजल्टिंग इन हायर प्लाज्मा पेनिसिलिन कंसंट्रेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जिसकी वजह से पेनिसिलिन की जो कंसंट्रेशन होती है प्लाज्मा के अंदर ज्यादा हो जाती है। तो बेसिकली एक ड्रग है जो पेनिसिलिन के सिक्रीशन को इनिबिट कर रही है, वो ड्रग होती है आपकी प्रोबेंसिड, ठीक है। तो यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर होगा प्रोबेंसिड। ये आपको मेमोरी बेस्ड है, याद रखना होगा कि प्रोबेंसिड क्या करती है? पेनिसिलिन के ट्यूबुलर एक्सक्रीशन को ब्लॉक कर देती है। दैट इज वाई यहाँ पर करेक्ट आंसर इज प्रोबेंसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलर कंपाउंड्स अकाउंट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं ना वो क्या करते हैं? देखो पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं ना, मेनली क्या होते हैं आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं और इजीली एक्सक्रीट आउट होते हैं। और कैसे बनते हैं? कि जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है, जब अपन मेटाबॉलिज्म कराते हैं ना, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं, तो उस मेटाबॉलिज्म के रिजल्टेंट क्या होता है? आपके जो नॉन पोलर कंपाउंड होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? आपके पोलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ताकि वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो सके। तो यहाँ पर किसकी वजह से होता है? मोस्ट ड्रग मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली आपके पोलर कंपाउंड्स होते हैं और इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज मोस्ट ड्रग मेटाबोलाइट्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग हैज द नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इनमें से कौन सी ड्रग है जिनको जब प्रिस्क्राइब किया जाता है तो उनके साथ सेफ्टी मार्जिन बहुत कम होते हैं, जिनका थेरापुटिक इंडेक्स कम होगा। ठीक है, उनका सेफ्टी मार्जिन भी कम होता है। थेरापुटिक इंडेक्स कम किसका होता है? आपके लिथियम का। इसलिए करेक्ट आंसर इज बी, लिथियम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, what is the difference between the pharmacodynamic interaction and pharmacokinetic interaction? फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस में क्या डिफरेंस होता है? तो ऑप्शंस देखो कि इन द फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस alters the sensitivity and responsiveness of the tissues to another drug by having the same agonistic effect। कि जो फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शंस होती है ना, उसके अंदर एक जो ड्रग होती है वो दूसरी ड्रग की सेंसिटिविटी या जो उसकी रिस्पॉन्सिवनेस होती है, ठीक है, उसको यहाँ पर चेंज कर देती है, यानी कि सेम एगोनिस्टिक इफेक्ट देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है कि इन द फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन अ ड्रग अल्टर्स द सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द टिश्यूज टू अनदर ड्रग बाय ब्लॉकिंग द एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। नहीं, देखो, फार्माकोकाइनेटिक्स जो रहेगा ना वो हमेशा एडीएमई से रिलेटेड होता है। ठीक है, यानी कि अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। यहाँ पर एगोनिस्टिक और एंटागोनिस्टिक एक्शन ब्लॉक करके या उसको फेवर करके, ये इसका काम नहीं है फार्माकोकाइनेटिक्स का, ये फार्माकोडायनेमिक्स का काम है। ठीक है, तो ये तो गलत है। दोनों ही स्टेटमेंट जो है डायनेमिक्स के हैं, काइनेटिक्स के अंदर मेंशन कर रखे हैं। नेक्स्ट है कि इन फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन अ ड्रग अल्टर्स मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ अनदर ड्रग। नहीं, ये काइनेटिक्स में करते हैं, डायनेमिक्स में नहीं करते। और लास्ट है कि इन द फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन अ ड्रग अल्टर्स द मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ एन अनदर ड्रग। बिल्कुल सही। फार्माकोकाइनेटिक्स जब भी आएगा तो बात मेटाबॉलिज्म या एक्सक्रीशन की होगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ थेरापुटिक डुप्लीकेशन। थेरापुटिक डुप्लीकेशन का एग्जांपल क्या है? थेरापुटिक डुप्लीकेशन का मतलब है कि कोई और ड्रग है जो थेरापुटिक सेम इफेक्ट दे रही है, थेरापुटिकली सेम इफेक्ट दे रही है। So do two drugs which is targeting the same disease are prescribed together? नहीं, a patient taking a double dose of an drug prescribed for once daily use। एक ड्रग है दिन में एक बार के लिए यूज करने के लिए, लेकिन वो 2 बार यूज कर रहा है। नहीं, तो ये डुप्लीकेशन नहीं हुआ। नहीं। A pharmacist dispensing a drug that another pharmacist is also dispensing for the same patient। नहीं। Two drugs which is having similar properties बीइंग टेकन एट द सेम टाइम। दो ड्रग्स हैं जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की डुप्लीकेट हैं, है ना, और सेम टाइम में सेम प्रॉपर्टी सेम एक्शन वो दे रही हैं, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? थेरापुटिक डुप्लीकेशन बोल रहे हैं। बेसिकली ये है कि अगर कोई ड्रग है वो दूसरी ड्रग की डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट मतलब सेम प्रॉपर्टीज रखती है, सेम टाइम पे सेम इफेक्ट देती है, तो उसको बोलते हैं थेरापुटिक डुप्लीकेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन में जैसे दिए गया कि भाई दो ड्रग्स हैं अलग अलग और सेम बीमारी को सेम तरीके से ठीक कर रही है, तो वो होंगी नहीं। डुप्लीकेशन का मतलब है एक दूसरे की डुप्लीकेट है, मतलब सेम दिखती है, सेम प्रॉपर्टीज है और सेम एक्शन दे रही है, तो वो कहलाती है आपके थेरापुटिक डुप्लीकेशन, दैट इज डी। ठीक है, ना तो यहाँ पर डबल डोज लेगा कोई पर्सन, ना सेम फार्मा, दो अलग अलग फार्मासिस्ट है सेम पेशेंट को सेम ड्रग डिस्पेंस कर देंगे, नहीं, ये भी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 दैट 500 mg ऑफ एन ड्रग, ड्रग का 500 mg है, प्रेजेंट इन द टाइम एट द टाइम 0। देखो t इज इक्वल टू 0 टाइम पर ड्रग की जो कंसेंट्रेशन है बॉडी के अंदर वो है 500 mg। ठीक है, इफ अल्टर आफ्टर द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म हुआ और आपकी t कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद जो कंसेंट्रेशन हो गई वो हो गई 250 mg। ठीक है, ये हो गई आपकी ड्रग की कंसेंट्रेशन इज प्रेजेंट एट अ 1 हावर के अंदर, और फिर अगले 2 हावर्स के अंदर और आधी हो गई, दैट इज 125 mg हो गई। तो व्हाट इज द हाफ लाइफ? तो हाफ लाइफ कितनी होगी इसकी? देखो यहाँ पे कंसेंट्रेशन हाफ हुई है, तो ये इसकी क्या हो गई? इसकी टी हाफ, और फिर से यहाँ पे कंसेंट्रेशन हाफ हो गई है, तो फिर ये भी इसकी क्या हुई? फर्दर आगे वाली टी हाफ। तो यहाँ पर कितना है डिफरेंस? 1 हार का। तो इससे पता चल गया कि टी हाफ यानी हाफ लाइफ कितनी है? 1 हार है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 हार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 दैट द साइटोप्लाज्मिक P450
is an important enzyme system in phase 1 metabolism partially because of the following। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन बताए साइटोक्रोम P450 के बारे में, जो कि आपकी फेज 1 के मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करता है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही है कि दिस साइटोक्रोम P450 एंजाइम मेटाबोलाइज द ड्रग थ्रू ग्लूकोरोनिडेशन, ग्लूकोरोनिडेशन के थ्रू यहाँ पर मेटाबॉलिज्म करता है। नहीं, ये जो है इंटरेक्ट विद द न्यूमेरियस ड्रग्स एंड फूड, ड्रग और फूड के साथ इंटरेक्शन नहीं करता। नहीं। थर्ड है, सॉरी, ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो है कई सारी ड्रग्स और फूड्स के साथ ही यहाँ पर इंटरेक्शन करता है। ठीक है, ये किसके साथ, देखो ड्रग्स को मेटाबोलाइज करता है, इसका काम क्या है, मेटाबॉलिज्म करना। किसका मेटाबॉलिज्म? ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करना। तो ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करता है, सही बात है, लेकिन ग्लूकोरोनिडेशन के थ्रू करेगा क्या? नहीं करेगा ग्लूकोरोनिडेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है कि P450 एंजाइम आर कॉन्जेनेटिवली एब्सेंट इन सर्टेन इथेनिक ग्रुप्स, कुछ पर्टिकुलर इथेनिक ग्रुप्स के अंदर ही ये प्रेजेंट होता है, नहीं सभी में प्रेजेंट होता है। और दिस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग ऑल टाइप ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग्स, सभी तरीके की जो थेराप्यूटिक ड्रग्स होती है उनकी प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। नहीं, इसके बहुत सारे वो होते हैं डेरिवेटिव, साइटोक्रोम के अलावा भी बहुत सारे हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं जो ड्रग्स का और फूड्स का मेटाबॉलिज्म करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इट इज इंटरेक्ट विद द न्यूमरस ड्रग्स एंड फूड्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, दैट व्हाई डू सम ड्रग्स हैविंग प्रोलॉन्ग्ड हाफ लाइफ इन एल्डरली पेशेंट्स, कि जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर आपकी क्यों कुछ ड्रग होती है जिनकी जो हाफ लाइफ होती है वो ज्यादा हो, मतलब जो उनकी हाफ लाइफ होती है ना, टी हाफ, वो यहाँ पर ज्यादा क्यों हो जाती है? तो ऑप्शन है बिकॉज स्टैंडर्ड ड्रग डोज आर मेटाबोलाइज्ड फास्टर इन द एल्डरली। So the options are that standard drug dose are metabolized faster in the elderly, gastric empty slows in the elderly, or hepatic volume and blood flow decrease in the elderly, और renal secretion is increase in the elderly। क्या बोल रहे हैं कि स्टैंडर्ड ड्रग डोज जो रहता है वो एल्डरली पर्सन के अंदर फास्टली मेटाबोलाइज होता है, इस वजह से यहाँ पर हाफ लाइफ ज्यादा हो जा रही है। नहीं, वहां पर मेटाबॉलिज्म तो जैसा सब में होगा वैसे ही होगा, गलत ये बात। गैस्ट्रिक एम्पटी रेट जो है वो स्लो होती है, नहीं। हेपेटिक वॉल्यूम और ब्लड फ्लो जो रहता है यहाँ पर, जो पेशेंट एल्डरली होते जाते हैं उनके अंदर डिक्रीज होता जाता है, सही बात है, क्योंकि मेनली क्या होता है, जो लीवर होता है ना उसकी फंक्शनिंग यहाँ पर स्लो हो जाती है ना। तो अल्टीमेटली मेटाबॉलिज्म भी यहाँ पर अफेक्ट होता है और ब्लड फ्लो भी यहाँ पर कम हो जाता है, इस वजह से यहाँ पर जो हाफ लाइफ होती है ना वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। रीनल एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है, रीनल एक्सक्रीशन तो उल्टा कम हो जाता है बेसिकली, एक्चुअली नहीं, एक्सक्रीशन भी बढ़ता है। मतलब ये सारी चीजें देखने को मिलती है एल्डरली पेशेंट्स के अंदर। रीजन है ना हाफ लाइफ के बढ़ने का, वो है हिपैटिक वॉल्यूम और ब्लड फ्लो का कम हो जाना, है ना। जब ब्लड फ्लो यहाँ पर कम हो जा रहा है तो ड्रग ज्यादा टाइम तक के लिए ब्लड प्लाज्मा में बनी रह रही है और उस वजह से उसकी जो हाफ लाइफ है वो वहां पर इंक्रीज हो जा रही है ना। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये सारी चीजें भी होती है कि हाँ एल्डरली पर्सन के अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ना। गैस्ट्रिक एम्पटिंग जो रहती है वो यहाँ पर स्लो हो जाती है ना। रीनल एक्सक्रीशन यहाँ पर होने लगता है ज्यादा, ये सारी चीजें भी होती है एल्डरली में, लेकिन वो हाफ लाइफ के प्रोलॉन्ग होने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाफ लाइफ के प्रोलॉन्ग होने के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? हेपेटिक वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम का डिक्रीज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग रिसेप्टर प्रोटीन दैट इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म एंड इंक्लूड थायराइड एंड स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर्स, इनमें से कौन सा आपके ड्रग रिसेप्टर प्रोटीन है, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और थायराइड और स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर्स जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका ट्रांसक्रिप्टेज फैक्टर। ये ट्रांसक्रिप्टेज फैक्टर जो होते हैं सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और इसमें ये प्रेजेंट होते हैं आपके थायराइड और स्टेरॉइड्स के रिसेप्टर, जिस पर जो ड्रग होती है, पहले ड्रग जो रहती है ना सेल के ऊपर जाकर के सिग्नलिंग देती है और सेकेंडरी मैसेंजर यहाँ पे प्रोड्यूस करती है। ये सेकेंडरी मैसेंजर इन रिसेप्टर्स पे आके बाइंड होकर के अपना एक्शन देता है, ठीक है। तो आपके पास अदर ऑप्शन है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, नहीं, सेल की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। मल्टी
सब यूनिट आयन चैनल्स, ये भी आयन चैनल भी आपके यहाँ पर सेल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन काइनेज, ये सेल के अंदर हो सकता है लेकिन ये आपके स्टेरॉइड और थायराइड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। स्टेरॉइड और थायराइड जो होते हैं ना, ये आपके प्रोटीनियस नेचर के नहीं होते, तो इसलिए इन पे ये बात अप्लाई नहीं होती। सो करेक्ट आंसर विल बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। देखो दो तरीके से आंसर निकाला जाता है, एक तो क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्ट आंसर बताना, और एक होता है कि ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप जो है यहाँ पर आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेप्टर अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन, ठीक है, अफेक्ट विच डायमेंशन ऑफ द ड्रग फंक्शनिंग। रिसेप्टर का जो अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन होता है वो ड्रग की किस फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है? अडेप्टेशन टू द ड्रग, कॉन्ट्रैक्शन, ड्रग एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन फ्रॉम द टारगेट, और रिसेप्टर कपलिंग। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई जब ड्रग का रिसेप्टर पे बाइंडिंग होगी ना, ठीक है, तो रिसेप्टर क्योंकि आपके अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन कर रहा है, यानी कि रेगुलेशन को बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या अफेक्ट होगा, ड्रग की जो अडेप्टेशन होगी ना उस पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ, वो यहाँ पर अफेक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो उससे रिलेटेड नहीं है, वो कैल्शियम की बाइंडिंग के साथ रिलेटेड है, और ड्रग का एसोसिएशन जो रहेगा वो उसकी जो जिस पर्टिकुलर साइट पे जाके वो बाइंड हो रहा है उसकी डायमेंशन से रिलेटेड है, और रिसेप्टर कपलिंग भी इससे रिलेटेड नहीं होगा। तो यहाँ पर अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन किसको अफेक्ट करता है? ड्रग के अडेप्टेशन को। दैट इज वाई आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। इनमें से कौन सा आपके कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का एग्जांपल है? तो आपके पास ऑप्शन है एड्रेनलिन एंड हिस्टामिन, बेंजोडाइजेपिन एंड हिस्टामिन, नेलोक्सेन एंड मॉर्फिन एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी कि H2 ब्लॉकर्स, और आपके प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी कि पीपीआई। तो यहाँ पर देखो ये तो सेम, दोनों क्या है आपके दोनों सेम ही एक्शन देते हैं, तो ये एक दूसरे के एक्शन को अपोज ही नहीं कर रहे। दोनों का काम क्या होता है? एलर्जी को ठीक करना, है ना। ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। ये जो है आपके फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं, और ये है आपके कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का मतलब ये है कि अगर मान लो दो ड्रग्स हैं वो सेम रिसेप्टर पर बाइंड होने के लिए compete कर रही हैं, और एक ड्रग किसी पर्टिकुलर एक्शन को बढ़ा रही है और दूसरी ड्रग उसी एक्शन को अपोज कर रही है, उसी को होने से रोक रही है सिर्फ, है ना, उसके एक्शन को प्रोड्यूस नहीं होने दे रही, तो वो होती है उसकी कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पर जैसे मॉर्फिन जो रहता है वो एनाल्जेसिक एक्शन देता है, लेकिन जब भी इस मॉर्फिन की यहाँ पर पॉइजनिंग हो जाती है तो इसके इफेक्ट को अपोज करने के लिए क्या दिया जाता है? नेलोक्सेन दिया जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, या हम कह सकते हैं ये इसका एंटीडोट भी होता है यहाँ पर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेलोक्सेन एंड मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फार्माकोडायनेमिक्स इज बेस्ट डिस्क्राइब एज द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। फार्माकोडायनेमिक्स आपके किस तरीके से बेस्टली डिस्क्राइब किया जा सकता है? कि फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब है आपके ड्रग का किस तरीके से ड्रग जो रहती है वो आपके बॉडी पर काम करती है, और उसके अंदर डिस्कस करते हैं ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। तो यहाँ पर ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है, देखो, वेरिएशन इन ड्रग रिस्पॉन्स ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप, नहीं, है ना, ड्रग के रिस्पॉन्स का जेनेटिक मेकअप के साथ वेरिएशन को नहीं एक्सप्लेन करता ये। व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी, बिल्कुल सही, व्हाट अ बॉडी डज टू द ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक्स। व्हाट अ ड्रग ट्रीट्स अ डिजीज, नहीं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, दैट फार्माकोडायनेमिक्स along with which of the following specific fields of study helps to explain the relationship between the dose and response and affects the drug। क्या कह रहे हैं? फार्माकोडायनेमिक्स कि फार्माकोडायनेमिक्स जो रहेगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जो आपकी ड्रग होती है वो बॉडी पर आपकी इफेक्ट देती है, और यहाँ पर हम डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जो ड्रग की डोज और उसका जो रिस्पॉन्स है उसको बताता है? तो आपके पास है फार्माकोजेनेटिक्स, नहीं, इसमें ये जीन्स पर जो इफेक्ट होता है उसको स्टडी किया जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स में ये देखते हैं
कि किस तरीके से आपकी ड्रग का एडीएमई है, यानी कि ड्रग अब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबोलाइज होगी एंड फाइनली एक्सक्रीट आउट होगी। तो यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर हम ड्रग की जो डोज दी जाएगी, है ना, फार्माकोडायनेमिक्स में तो हम ये देखते हैं कि कैसे आपकी ड्रग पर्टिकुलर रिसेप्टर पर जाकर के बाइंड होकर के अपना एक्शन दे रही है, और फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये देखते हैं कि ड्रग की जो डोज रहेगी, ठीक है, वो कितनी ड्रग की डोज एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स हमारा यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। तो वो किसमें देखा जाता है, फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। फार्माकोथेरेपी में हम डिजीज को स्टडी करते हैं और डिजीज से जो रिलेटेड थेरेपीज होती है उनको डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट होता है आपका फार्माकोविजिलेंस, जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि ड्रग की पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस इसके अंदर आती है, जिसमें हम ड्रग के होने वाले फ्यूचर जो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, दैट आर ड्रग्स फार्माकोडायनेमिक्स may be affected by the physiological changes due to which of the following। इनमें से किसकी वजह से आपके जो ड्रग की फार्माकोडायनेमिक्स होती है ना, वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू यहाँ पर अफेक्ट होती है। मतलब जैसे अगर बॉडी में कोई फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ, ठीक है, तो उस फिजियोलॉजिकल चेंज की वजह से आपके फार्माकोडायनेमिक्स यहाँ पर किस तरीके से अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है अ डिजीज और डिसऑर्डर, सेकेंड इज एन एजिंग प्रोसेस, थर्ड इज द अदर ड्रग्स एंड फोर्थ इज द ऑल ऑफ द बुक। कि ये कह रहा है कि एक ड्रग है, ड्रग की जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज होती है ना, वो किससे अफेक्ट होती है, ठीक है, वो उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस से अफेक्ट हो सकती है। कब? एक ड्रग की फार्माकोडायनेमिक्स अगर किसी पर्सन के अंदर क्या ऐसी चीज है जो उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट कर रही है, तो उसकी फार्माकोडायनेमिक्स को भी अफेक्ट कर सकती है। तो किसी पर्सन को अगर कोई डिजीज या डिसऑर्डर है तो वो अफेक्ट कर सकता है, उसकी एजिंग प्रोसेस अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि एजिंग प्रोसेस से उसका मेटाबॉलिज्म, उसका लीवर के अंदर जो फंक्शनिंग होगा वो अफेक्ट हो सकता है। कोई और दूसरी ड्रग है तो फार्माको डायनेमिक्स में ही पढ़ाया जाता है ड्रग इंटरेक्शन, तो यहाँ पर इंटरेक्शन बेसिकली अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। एंड डी इज ऑल ऑफ द अबो, तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शंस थे कि फार्माकोडायनेमिक किससे अफेक्ट होगी, एक किसी भी डिजीज या डिसऑर्डर से, एजिंग से और किसी दूसरे ड्रग की प्रेजेंस से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस, इनमें से कौन सा है जो आपके फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस आपके यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आपके क्या क्या है, देखो, मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन होता है और बायो अवेलेबिलिटी भी होता है। क्या नहीं होता? ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग, ये होता है आपके फार्माकोडायनेमिक्स। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी किससे पता चलता है? बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि आपने टोटल नंबर ऑफ ड्रग कितनी दी और उसमें से कितनी आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची, वो कहलाती है उसकी बायो अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ ड्रग अब्सॉर्ब डिवाइडेड बाई ड्रग डोज नहीं, ड्रग प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ अनबाउंड ड्रग डिवाइडेड बाय टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन नहीं, अनबाउंड ड्रग नहीं होता यहाँ पे। अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन, सही बात है, डिवाइडेड बाय टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, हाँ, बॉडी के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जितनी ड्रग है डिवाइडेड बाय टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन, डिवाइडेड बाय टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन ही डिवाइडेड बाय आपने कितनी ड्रग की डोज दी है ना, ड्रग की डोज आपने कितनी दी है और कितनी आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाई, यानी कि ड्रग की डोज आपने दी है उसके रिस्पेक्ट में कितनी ड्रग अब्सॉर्ब हुई और अब्सॉर्ब होकर के आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई, उसको बोलते हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ ड्रग अब्सॉर्ब डिवाइडेड बाई टोटल ड्रग का डोज, ठीक है। यहाँ तीनों ही सिचुएशन में देखो, यहाँ लिखा है टोटल प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ही तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में है ना, यहाँ पर भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यहाँ पर भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में नहीं, हमने जितनी ड्रग की डोज दी है उसके रिस्पेक्ट में कितनी आपकी ड्रग जो है वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में है, आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, that is amount of drug absorbed divided by drug dose. Next is question number 19, that which of the following terms describe the application of pharmacokinetic principles
टू इंडिविजुअलाइज द फार्माकोथेरेपी। इनमें से कौन सा टर्म रहेगा आपका जो कि फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स को यहाँ पर बताएगा? ठीक है, टू इंडिविजुअलाइज द फार्माकोथेरेपी, फार्माकोथेरेपी को इंडिविजुअलाइज करने के लिए, फार्माकोथेरेपी को बताने के लिए यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक्स के कौन सा प्रिंसिपल आप अप्लाई कर सकते हो? तो यहाँ पर देखो, फार्माकोथेरेपी के अंदर आपके जो प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं उनमें फर्स्ट है ड्रग इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअल फैक्टर मॉनिटरिंग, पेशेंट फैक्टर मॉनिटरिंग एंड थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। कि हमको क्या करना है, यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, किसके लिए? फार्माकोथेरेपी को इंडिविजुअलाइज करने के लिए, फार्माकोथेरेपी को बताने के लिए फार्माकोकाइनेटिक्स का कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा? थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। यहाँ पर हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में बेसिकली ड्रग का जो थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा ना उसको यहाँ पर मॉनिटर करेंगे और फार्माकोथेराप्यूटिक जो प्रॉपर्टीज होगी उसको इंडिविजुअलाइज करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इसमें ड्रग के थेराप्यूटिक इफेक्ट्स को मॉनिटर किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, दैट द एक्टिविटी ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम often varies widely among the healthy people and making metabolism highly variable। देखो क्या बोल रहे हैं कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म की जो एक्टिविटी है के लिए जो एंजाइम हम यूज कर रहे हैं उन एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो वेरी करती है हेल्दी पीपल के अंदर और ये मेटाबॉलिज्म को वेरिएबल बना देती है। तो इनमें से कौन सा वो फैक्टर है जो एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इस वेरिएशन के अंदर? एजिंग। हाँ, एजिंग बाय द टाइम देखो मेटाबॉलिज्म में चेंज आ जाता है ना, क्योंकि लीवर की फंक्शनिंग वहां पर चेंज हो जाती है और लीवर के थ्रू ही सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो एजिंग करेगा, बिल्कुल सही बात है। एनवायरमेंटल फैक्टर जो है मेटाबॉलिज्म को उतना अफेक्ट नहीं कर पाता। जेंडर में भी फर्क पड़ता है क्योंकि मेल और फीमेल में थोड़ा सा वेरिएशन होगा पर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा यहाँ पर। फिर भी रेसिज्म का भी होगा लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली इतना नहीं होगा। मेजर कंट्रीब्यूटर पूछा गया है इसलिए करेक्ट आंसर आपका एजिंग हो जाएगा। बाकी ये तीनों फैक्टर्स भी यहाँ पर अफेक्ट तो करते हैं मेटाबॉलिज्म को पर उतना एक्सटेंड भी नहीं कर पाते जितना एजिंग करता है। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज एजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द रेट ऑफ असाइलेशन। इनमें से कौन सी ड्रग है, ठीक है, जिसके अंदर रेट ऑफ जो असाइलेशन है इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डोजिंग डिसीजन। कि डोज के डिसीजन के अंदर असाइलेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनमें से कौन सी ड्रग के लिए? तो आपके पास ऑप्शन है क्लोरक्विनीन, क्लोप्री, क्लोपिरिडिगेल, आइसोनियाजाइड एंड वाफरीन। सो द करेक्ट आंसर इज आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड का क्या होता है, यहाँ पर असाइलेशन होता है। इसी वजह से असाइलेशन के केस में जो है जब हम डोज का डिसीजन कर रहे होते हैं तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास होता है। सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज आइसोनियाजाइड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, that is changes in the effectiveness and risk of toxicity has not been associated with the specific genetic variation of which फॉलोइंग ड्रग। ठीक है, इनमें से कौन सी ड्रग है हमारी जिसके अंदर जो इफेक्टिवनेस के चेंजेस हैं या आपके टॉक्सिसिटी का जो रिस्क है वो आपके स्पेसिफिक जेनेटिक वेरिएशन के साथ एसोसिएटेड नहीं है। मतलब आपको ये 4 ड्रग्स दिए और आपको बताना है इन 4 ड्रग्स के अंदर जो स्पेसिफिक जेनेटिक वेरिएशन है उसके अंदर आपके इफेक्टिवनेस में होने वाले चेंज और टॉक्सिसिटी के अंदर जो रिस्कीनेस है वो इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। मतलब ये जो ड्रग हम देंगे ना, तो अगर ये ड्रग हमने ले रखी है और स्पेसिफिक कोई जेनेटिक वेरिएशन हमको देखने को मिल रहा है तो भी आपकी टॉक्सिसिटी और इफेक्टिवनेस के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो है आपके सक्सिनाइल कोलिन। सो द करेक्ट आंसर इज सक्सिनाइल कोलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली नॉट अ प्लेसिबो इफेक्ट। इनमें से कौन सा है जो प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है? सो इनमें से हमको बताना है कि कौन सा इफेक्ट है जो कि प्लेसिबो इफेक्ट नहीं होता है। सो आपके पास ऑप्शन है इंक्रीज पेन, सेकेंड इज एपिसोड्स ऑफ नोजिया, थर्ड इज एलिवेटेड लिम्फोसाइट्स एंड फोर्थ इज टिनेटस। तो इनमें से कौन सा है जो कि प्लेसिबो इफेक्ट नहीं है? प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब होता है कि जैसे कि एक डिल्यूजन टाइप, है ना, जैसे कि अगर कोई भी ड्रग है आप ले रहे हो उसको तो ये कॉमनली आपको इफेक्ट देखने को ही मिलेंगे, जैसे कि पेन इंक्रीज हो जाना,
ठीक है, नोजिया यानी कि नोजिया वॉमिटिंग जैसा फील आना, ठीक है, और टिनिटस, टिनिटस का मतलब होता है जैसे अगर इंजेक्शन वगैरह लगाया है तो उस टाइम पे एक सर्टेन टाइम के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में पेन होता रहेगा, सेंसेशंस होते रहेंगे, तो वो है। तो ये तो मोस्ट कॉमनली प्लेसिबो इफेक्ट्स में देखने को ही मिलते हैं। क्या नहीं देखने को मिलता? एलिवेटेड लिम्फोसाइट्स देखने को नहीं मिलता। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज एलिवेटेड लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, that in addition to the expressed confidence to the clinicians, example, I think this will help, which of the following is most likely to enhance the magnitude of the placebo response? तो यहाँ पर है कि भाई अगर आपको एक क्लिनिशियन को कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस करना है, जैसे कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ या ये चीज हेल्प कर देगी इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में, तो कौन सी चीज है जो कि यहाँ पर प्लेसिबो रिस्पॉन्स के मैग्नीट्यूड को इनहांस कर रही है? ठीक है, इनमें से कौन सी चीज होगी जो प्लेसिबो रिस्पॉन्स जो आपका देखने को मिलेगा यहाँ पर उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगी? सो ऑप्शन है टाइप्स ऑफ प्लेसिबो, कलर ऑफ प्लेसिबो पिल, placebo as a part of clinical trial, or a patient's past enrollment in the clinical trials. So the correct answer is type of placebo कि placebo टाइप आप यहाँ पर अलग अलग टाइप्स का प्लेसिबो होता है, तो कौन से टाइप का प्लेसिबो यहाँ पर यूज कर रहे हो, है ना, वो आपके ड्रग के डोज के मैग्नीट्यूड को कहीं ना कहीं क्या कर देगा, इनहांस कर देगा, उसको बढ़ा देगा। एक बात यहाँ पर समझना ज्यादा जरूरी है कि ये प्लेसिबो इफेक्ट आखिर होता क्या है। तो देखो, प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब होता है एक डमी इफेक्ट। डमी इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आप कोई पिल ले रहे हो, ठीक है, अब उस पिल के अंदर कोई भी मेडिसिनल एजेंट हमने नहीं डाल रखा, ठीक है, सिर्फ आप वो पिल ले रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हो और आप ठीक हो रहे हो, ठीक है, जबकि आपने कोई भी मेडिसिन ले नहीं रही, उसमें कोई भी मेडिकल एजेंट है नहीं, है ना, तो उस कंडीशन, उस रिस्पॉन्स, और फिर भी आप ठीक हो रहे हो, तो उसको बोला जाता है प्लेसिबो इफेक्ट, है ना, कि भाई एक डमी इफेक्ट जहां पर पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि वो ठीक हो रहा है उस मेडिसिन को लेने से, उसको कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट। तो यहाँ पर प्लेसिबो इफेक्ट को कौन इनहांस कर सकता है कि अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर प्लेसिबो इफेक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि प्लेसिबो इफेक्ट का कौन सा टाइप जो है यहाँ पर मैक्सिमम रिस्पॉन्स हमारे दे पाएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज टाइप ऑफ प्लेसिबो। Next is question number 25, that in the placebo controlled clinical trials, which of the following outcome shows a true treatment after ऑफ एन एक्टिव ड्रग? यहाँ पर अगर हम प्लेसिबो कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म करके देखें और ये देखें कि जो हमारी एक्टिव ड्रग होती है उसका एक ट्रू ट्रीटमेंट इफेक्ट क्या निकल के आता है, तो देखो, नंबर ऑफ पेशेंट्स who improve after the treatment with the active drug is larger than the patient who improved after the treatment of placebo। कि एक जिनको मेडिसिनल एजेंट दिया जाएगा और एक जिनको नहीं दिया जाएगा, सिर्फ डमी इफेक्ट होगा, तो किसमें ज्यादा इफेक्ट आएगा, क्योंकि साइकोलॉजी बेस्ड ट्रीटमेंट है तो दोनों में सेम ही आ रहा होगा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है बेनिफिशियल इफेक्ट्स अकर्स ओनली इन पेशेंट्स विच आर ट्रीटेड विद द एक्टिव ड्रग। जो सिर्फ एक्टिव ड्रग से ट्रीट होंगे वो उनमें ही बेनिफिशियल इफेक्ट देखने को मिलेंगे, प्लेसिबो में नहीं देखने को मिलेंगे, तो ये भी गलत है, देखने को मिलते हैं क्योंकि। थर्ड है कि व्हेन अपीरियंट बेनिफिशियल इफेक्ट्स इन द प्लेसिबो ग्रुप is subtracted from those in the active treatment group, the difference is statistically significant with more beneficial effect in the active treatment group. And fourth is the improvement in the active treatment group can be measured objectively, but improvement in the placebo group is only subjective। कि जो एक्टिव ट्रीटमेंट जिनमें दिया गया, जिनमें मेडिसिन दी गई, उनके अंदर जो इफेक्ट है वो आपके ऑब्जेक्टिव है, जबकि प्लेसिबो के अंदर सिर्फ सब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं होता, दोनों के अंदर आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। पर प्लेसिबो देखो, एक के अंदर आप सिंपल सी बात है कि एक्टिव ड्रग दे रहे हो बकायदा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां तो इफेक्ट जितना उस ड्रग का इफेक्ट होगा वो सारा ही आ जाएगा। प्लेसिबो के अंदर भी मोस्ट ऑफ द पर्संस की साइकोलॉजी बेस्ड होगा और बहुत सारे लोगों की ये साइकोलॉजी होगी कि वो मेडिसिन ले रहे हैं तो इफेक्ट भी उनमें आ रहा होगा, लेकिन सभी में भी नहीं आ पाएगा, सभी की साइकोलॉजी भी यहाँ पर सेम नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लेसिबो ग्रुप का जो इफेक्ट होगा
और जो एक्टिव ट्रीटमेंट ग्रुप का इफेक्ट होगा उनके बीच में बहुत ही कम आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कि उनमें डिफरेंस होगा लेकिन वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस, ड्रग रेजिस्टेंस का फीचर किसमें पाया जाता है, या इनमें से कौन सा है जो ड्रग रेजिस्टेंस का फीचर है। इंडक्शन ऑफ साइटोक्रोम P450 एंजाइम अगर नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू लॉन्गर इनिबिटेड बाय द प्रीवियसली इफेक्टिव ड्रग, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो जो प्रीवियसली इफेक्टिव ड्रग होंगी उसके थ्रू अब और ज्यादा इनिबिट नहीं होंगे, है ना, नो लॉन्गर इनिबिटेड, अब और ज्यादा वो इनिबिट नहीं होंगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स ऑफ एन ड्रग दैट इज यूज्ड रैपिडली डिक्रीज, कि यहाँ पर ड्रग का रिस्पॉन्स रैपिडली डिक्रीज हो जाएगा। ड्रग इन्वॉल्व्स अल्कोहल एंड ओपियोइड्स, नहीं। देखो, ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब होता है ड्रग रेजिस्टेंस शो कर रही है। ड्रग रेजिस्टेंस कब शो करेगी, यानी कि आप ड्रग ले रहे हो, ड्रग का इफेक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। पहले जो इफेक्ट आपका आ रहा था ड्रग का, अब वो आपको ड्रग का इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा, तो उसको क्या बोल रहे हैं कि ड्रग जो है रेजिस्टेंस बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि प्रीवियसली जो इफेक्टिव ड्रग थी उसका जो ड्रग है वो इफेक्ट है वो अब यहाँ पर इनिबिट हो गया है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर अब वो इफेक्ट नहीं दे पा रहे हैं जो पहले दे पा रहे थे, तो उसको बोलेंगे ड्रग रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू अ ड्रग, इनमें से क्या चीज है जो ड्रग के रेजिस्टेंस को डेवलप कर सकती है। पहला है जेनेटिक चेंजेस that result from mutation of an organism, एक पर्सन में होने वाले म्यूटेशनल चेंजेस, हाँ म्यूटेशनल चेंजेस की वजह से भी ड्रग रेजिस्टेंस आता है, सही बात है ये। तो करेक्ट आंसर ये हो सकता है रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म बिकम प्रीडोमिनेंट, प्रीडोमिनेंट वो बन जाए तो नहीं। नंबर ऑफ रिसेप्टर्स फॉर अ ड्रग डिजीज, ड्रग डिक्रीज, कि ड्रग के लिए जो रिसेप्टर्स है अगर वो कम हो जाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो वहां पर ये होगा कि ड्रग का इफेक्ट आपके कम हो जाएगा क्योंकि आपके रिसेप्टर्स कम होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ड्रग रेजिस्टेंस शो कर रही है। नेक्स्ट है कि ड्रग एलिमिनेट्स ससेप्टिबल स्ट्रेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कि यहाँ पर जो ड्रग का एलिमिनेशन होगा वो यहाँ पर बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रेन है वो आपकी ससेप्टिबल हो जाएगी। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये है कि अगर किसी भी पर्सन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई जेनेटिक चेंजेस होते हैं, म्यूटेशनल चेंजेस होते हैं, तो उनकी वजह से आपके क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंस यहाँ पर डेवलप हो सकता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28 दैट द फार्माकोकाइनेटिक्स इज, फार्माकोकाइनेटिक्स इज बॉडीज एक्शन टू द ड्रग, बॉडी किस तरीके से ड्रग के ऊपर काम कर रही है, या इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, एडीएमई के बारे में, अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन के बारे में। सो फार्माकोकाइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ एन ड्रग, यही करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा ऑप्शन से ड्रग के बायोलॉजिकल और थेराप्यूटिक इफेक्ट्स की स्टडी नहीं, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेराप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ एन ड्रग नो, study of mechanism of action of a drug, this is known as pharmacodynamics, and the study of methods of new drug development is not related with dynamics and kinetics both, so this is also not our answer is study of drugs ADME। ठीक है, so correct answer is option number B। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 दैट व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड, फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि किस तरीके से आपकी जो बॉडी है वो आपके ड्रग के ऊपर एक्शन दे रही है। सो इट इज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ड्रग थेरेपी, ड्रग थेरेपी के कॉम्प्लिकेशंस को ये बताता है नहीं। ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर बायो ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, हाँ क्योंकि हमने कहा ना एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को बताता है, मेटाबॉलिज्म को ही क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक्स आपके मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये सही हो गया। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग ऑन अ मेटाबॉलिज्म प्रोसेस, ड्रग का जो इफेक्ट है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस पर उसको इन्फ्लुएंस करता है नहीं। ड्रग का जीन्स पर इफेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 दैट व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या आता है। देखो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स नहीं, अनवांटेड इफेक्ट ऑफ एन ड्रग नहीं, इसको साइड इफेक्ट्स बोलते हैं बेसिकली, अनवांटेड इफेक्ट या साइड इफेक्ट्स।
नेक्स्ट है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन मेडिसिनल एजेंट, नहीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन ड्रग इन एन ऑर्गेनिज्म, हाँ क्योंकि एडीएम ही आता है ना, अब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म और एक्सीडेशन, तो यहाँ पर डी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 दैट व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड, फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या आता है, लोकलाइजेशन ऑफ एन ड्रग, नहीं डायनेमिक्स में आएगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अ ड्रग, ये भी डायनेमिक्स में आएगा, एक्सक्रीशन ऑफ एन सबस्टेंस, हाँ एक्सक्रीशन आ जाएगा, इंटरेक्शन ऑफ ए सबस्टेंस, ये भी डायनेमिक्स में आता है, तो ये तीनों डायनेमिक्स के हैं, सिर्फ एक्सक्रीशन आपके काइनेटिक्स का है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मोस्ट ड्रग अब्जॉर्प्शन इन जीआई ट्रैक्ट इज, जीआई ट्रैक्ट के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द ड्रग जो रहती है आपके अब्जॉर्ब होती है, तो किस मैकेनिज्म के थ्रू होती है, सबसे ज्यादा होती है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू, है ना। बाकी कुछ सिचुएशनल केसेस में आपके एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, आपके कैरियर मीडिएटेड या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन भी होगा यहाँ पर, है ना। तो मेन जो आपका मैकेनिज्म होता है वो होता है आपके पैसिव डिफ्यूजन, जिसे लिपिड डिफ्यूजन भी बोलते हैं, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा आपके एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, कैरियर मीडिएटेड डिफ्यूजन भी होता है, फिल्टरेशन भी होता है, एक्वस डिफ्यूजन भी होता है, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस भी हो रहा होता है ना। तो ये मैकेनिज्म्स भी यहाँ पर चल रहे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है आपका पैसिव डिफ्यूजन, दैट इज बाय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ सबस्टेंस कांट परमिएट मेम्ब्रेन बाय द पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू आप कौन से आपका सबस्टेंस होगा जो कि डिफ्यूज नहीं हो पाएगा मेम्ब्रेन से। देखो मेम्ब्रेन से डिफ्यूज जो है ना वो होते हैं इजीली लिपिड सोल्यूबल, जो वाटर सोल्यूबल होते हैं ना हाइड्रोफिलिक सबस्टेंस, वो यहाँ पर नहीं डिफ्यूज हो पाते, तो लिपिड सोल्यूबल हो जाएंगे, हाइड्रोफोबिक हो जाएंगे, नॉन आयनाइज हो जाएंगे, लेकिन जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वो नहीं हो पाएंगे, या इसी तरीके से अगर हम आयनाइज के लिए बोले तो वो भी नहीं हो पाएंगे, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ हाइड्रोफिलिक मेडिसिनल एजेंट हैविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, हाइड्रोफिलिक के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, देखो कि लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन लिपिड, बिल्कुल सही बात है कि सेल मेम्ब्रेन जो लिपिड होती है ना उसके थ्रू उसकी पेनिट्रेट करने की एबिलिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि नेचर में हाइड्रोफिलिक होती है, सही बात है, सही पूछा है ना इसने, तो सही पूछा है तो अब तो ए हो जाएगा, बाकी और भी देख लेते हैं ऑप्शंस कि पेनिट्रेट थ्रू द मेम्ब्रेन बाय मींस ऑफ एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस के थ्रू एंटर करता है सेल के अंदर, नहीं गलत है ये स्टेटमेंट, वो जो होते हैं ना लिपिड कैरियर उनके थ्रू एंटर करता है, इजीली परमिएशन थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर, नहीं ब्लड ब्रेन बैरियर से भी नहीं एंटर कर पाती है। नेक्स्ट होता है हाई रीअब्जॉर्प्शन इन रीनल ट्यूब्यूल्स, नहीं रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर इनका एक्सक्रीशन ज्यादा होता है, एलिमिनेशन ज्यादा होता है, तो ये भी गलत है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लो एबिलिटी टू पेनिट्रेट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 दैट व्हिच इज इम्प्लाइड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे कौन सी चीजें जो अप्लाई होती है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एन ड्रग थ्रू द मेम्ब्रेन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ड्रग जो मेम्ब्रेन से डिफ्यूज होती है, मतलब मेम्ब्रेन से ट्रांसफर होती है, वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है, नहीं ट्रांसपोर्ट विदाउट द एनर्जी कंजप्शन, नहीं एनर्जी कंजप्शन होता है यहाँ पर, engulf of a drug by a cell membrane within the new vesicle formation, न्यू वेसिकल फॉर्मेशन के थ्रू आपके एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस या आपके पिनोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस, ये जो प्रोसेस होती है ना इसके अंदर यहाँ पर सेल इस तरीके से शुडोपोडिया बना करके इनगल्फ कर लेती है, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल सही, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट यहाँ पर एनर्जी अप्लाई करके एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन, बायो अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने टोटल ड्रग जो ली है, ठीक है, उसमें से कितनी आपकी जो ड्रग है वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में यहाँ पर पहुंच गई है, उसको बोलते हैं हम उसकी बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ एन सबस्टेंस, नहीं परमिबिलिटी थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर, नहीं फ्रैक्शन ऑफ एन अनचेंज ड्रग रीचिंग टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे आप किसी भी रूट के थ्रू दो लेकिन सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर बिना चेंज हुए जो फ्रैक्शन यहाँ पर पहुंचेगा उसको क्या बोलते हैं, उसकी बायो अवेलेबिलिटी, तो सही है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है डी, अमाउंट ऑफ अ सबस्टांस इन यूरिन रिलेटिव टू द इनिशियल डोज। इनिशियल डोज के रिस्पेक्ट में यूरिन में जितना आपके अमाउंट है ड्रग का उसको बोलते हैं नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कि आपने टोटल ड्रग जो ली चाहे किसी भी रूट के थ्रू ली हो, है ना, और उसमें से जितनी आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच गई बिना चेंज हुए जितना फ्रैक्शन पहुंचा है उसको क्या बोलते हैं, उसकी बायो अवेलेबिलिटी। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट नंबर 37, दैट द रीजंस विच डिटरमाइनिंग बायो अवेलेबिलिटी आर। कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से रीजंस हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास रीजंस में है कि रियोलॉजिकल पैरामीटर्स ऑफ एन ड्रग, ड्रग की रियोलॉजिकल पैरामीटर नहीं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस ऑब्टेन ओरली एंड क्वांटिटी ऑफ इनटेक, कि आप कितनी क्वांटिटी यहाँ पर किसी और रूट से ले रहे हो और ओरली कितना अमाउंट ले रहे हो, ये आपकी बायो अवेलेबिलिटी को डिफाइन करेगा नहीं। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ अब्जॉर्प्शन एंड हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मेनली दो फैक्टर यही है कि आपकी ड्रग आपने ली और कितनी वो अब्जॉर्ब हो पाई, क्योंकि अब्जॉर्ब हो पाएगी वही सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। और दूसरा है आपकी हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो उसकी को चेंज कर देता है ना। तो हम यहाँ पर अनचेंज की बात कर देंगे, कितनी ड्रग है जो आपके अनचेंज कंडीशन के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच पाई है। तो यहाँ पर हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी एक डिटरमाइनिंग चीज होती है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर इज extent of absorption and hepatic first pass effect. नेक्स्ट है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। तो फिल्ट्रेशन रेट बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा, वो ड्रग के एलिमिनेशन रेट को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द अप्रोप्रिएट एलिमेंट्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हेन पासेज ऑफ ए ड्रग थ्रू अ लीवर इज मिनिमाइज। इनमें से हमें एलिमेंट्री रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताना है जिसके अंदर जब ड्रग पास हो तो वो लीवर के अंदर मिनिमम जाए, लीवर के अंदर उसको मिनिमम जाना है। ठीक है, और एक और चीज ध्यान रखने की, रूट जो है ना वो एलिमेंट्री रूट होना चाहिए, यानी कि जीआईटी ट्रैक्ट ही होना चाहिए। ठीक है, तो जीआईटी ट्रैक्ट ढूंढो पहले। तो ओरली जीआईटी ट्रैक्ट है, ट्रांसडर्मल जीआईटी ट्रैक्ट नहीं है, रेक्टल आपके जीआईटी ट्रैक्ट है, ट्रांसड्यूडोनल आपके जीआईटी ट्रैक्ट है। अब अगर है ना ओरल रूट से देंगे या ड्यूडोनल रूट से देंगे, इन दोनों ही केस में वो लीवर के अंदर जाएगी। ठीक है, सिर्फ रेक्टल रूट होता है जिसमें वो लीवर के अंदर नहीं जाती, इसी वजह से यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रेक्टल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा जिसके अंदर सबसे ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ओरल में। वैसे ऑप्शंस भी देख लेते हैं, सबलिंगुअल में डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, इंट्राविनस में भी डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, इंट्रामसल में भी डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। ठीक है, इन तीनों में तो बिल्कुल भी नहीं जाता आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, सिर्फ ओरली यहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल है उनके अंदर ओरली के अंदर ही आपके फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में आपकी ड्रग जाएगी, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, दैट व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल रूट। ओरल रूट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो देखो फास्ट ऑनसेट ऑफ इफेक्ट, कि भाई ओरल रूट का जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो फास्ट होता है। और इसके अलावा भी दूसरे कंपैरेटिवली दूसरे रूट्स होते हैं जिनका ऑनसेट ऑफ एक्शन ज्यादा फास्ट होता है। अब्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द जीआई सिक्रीशंस एंड मोटर फंक्शंस। हाँ, क्योंकि जीआईटी रूट को फॉलो करता है ना, उसके थ्रू जाता है, तो वहां पर जो भी सिक्रीशन हो रहे होंगे, जो भी फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही होगी, उस पर यहाँ पर ड्रग का अब्जॉर्प्शन डिपेंड करेगा। सही बात है। अ ड्रग रीचेस ब्लड बाय पासिंग द लीवर। हाँ, ड्रग यहाँ पर सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब जाती है तो उसे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि लीवर से होकर के गुजरना पड़ता है। ये सही बात है, लेकिन सारे ड्रग्स को नहीं। नेक्स्ट है स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिसिनल फॉर्म इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी नहीं होता, कोई भी आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, है ना, चाहे आप पेरेंटल को दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, लेकिन फिर भी हम हर मेडिसिनल जो सबस्टांस रहेगा उसको स्टरलाइज करके ही देंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर ये है कि जो ओरल रूट है उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि वहां पर जो ड्रग का अब्जॉर्प्शन होगा वो जीआई ट्रैक्ट के सिक्रीशन से अफेक्ट होगा, उसकी मोटर फंक्शनिंग से अफेक्ट होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41, दैट टिक द फीचर ऑफ सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल रूट का आपको फीचर बताना है कि प्रिटी फास्ट अब्जॉर्प्शन यहाँ पर होता है। सही बात है। ड्रग इज एक्सपोज टू गैस्ट्रिक सिक्रीशन, नहीं, जीआई ट्रैक्ट में जा ही नहीं ना ड्रग, तो जीआई सेक्रेशन से कैसे अफेक्ट होगी, नहीं होगी। और ड्रग इज एक्सपोज्ड मोर प्रीडोमिनेंट लीवर मेटाबॉलिज्म, लीवर मेटाबॉलिज्म में जाएगी नहीं।
अ ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड इन अ वेरिंग डोज, बहुत सारे अलग अलग डोज में नहीं ले सकती, बहुत कम डोज में लेनी पड़ती है ड्रग को, फिक्स डोज होती है उसकी, है ना, तो ये भी गलत। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज प्रिटी फास्ट अब्जॉर्प्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, दैट पिक आउट द पेरेंटल रूट ऑफ मेडिसिनल एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि हमको यहाँ पर जो मेडिसिनल एजेंट हम ले रहे हैं उसके पेरेंटल रूट को हमें बताना है। ठीक है, पेरेंटल रूट बताना यानी इंजेक्शन की बात होगी। तो रेक्टल में इंजेक्शन नहीं, ओरल में इंजेक्शन नहीं, सबलिंगुअल में नहीं, इनहेलेशन भी जो होता है ना वो आपके इसमें ही आता है, क्या बोलते हैं, पेरेंटल रूट में। वैसे इसमें इंजेक्शन नहीं लगता लेकिन फिर भी ये पेरेंटल में काउंट होता है। सो करेक्ट आंसर इज इनहेलेशन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या ऑप्शन सही होगा, कि पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी यूज विद द अनकॉन्शियस पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट को नहीं दे सकते, गलत है बात, दे सकते हैं तो ये गलत हो गया। जनरली रिजल्ट्स इन लेस एक्यूरेट डोज देन द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं, ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, लेस नहीं होता, मोर एक्यूरेट होता है, तो ये भी गलत। यूजली प्रोड्यूस अ मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरिजन में ये रैपिड रिस्पॉन्स यहाँ पर देता है, सही बात है, रैपिड रिस्पॉन्स देता है। इट इज स्लो फॉर द इमरजेंसी यूज, नहीं, इमरजेंसी यूज में तो इसको ही लेते हैं क्योंकि फास्ट एक्शन होता है, स्लो नहीं होता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज इट यूज more rapid response than the oral administration. Next है आपका क्वेश्चन नंबर 44, that what is the characteristics of the intramuscular route, that is IM route of drug administration। ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो IM रूट होता है, इंट्रामस्कुलर रूट होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यहाँ पर होते हैं। तो फीचर्स में है कि ओनली वाटर सोल्यूबल सॉल्यूशंस कैन बी इंजेक्ट, आईएम के अंदर तो वाटर सोल्यूशन देते ही नहीं है, गलत है, ऑयली सोल्यूशंस देते हैं सिर्फ। सो ऑयली सोल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड, हाँ ऑयली ही देते हैं। अपॉर्चुनिटी ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन कैन बी इंजेक्ट, हाइपरटोनिक भी नहीं देते। द एक्शन डेवलप स्लोअर देन द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरिजन में यहाँ पर एक्शन स्लो होता है, नहीं फास्टर होता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ऑयली सोल्यूशंस कैन बी इंजेक्टेड। Next is question number 45, that the correct statement which is listing the characteristic of a particular route of drug administration include all of the following except। ठीक है, हमें करेक्ट यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जो आपके एक पर्टिकुलर ड्रग के रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को बताएगा। ठीक है, तो 3 आपके होंगे वहां पर और एक नहीं होगा, एक्सेप्ट बताना है क्योंकि हमको। ठीक है, ऑप्शंस हैं दैट इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड रैपिड रिस्पॉन्स, सही बात है, आईवी रूट आपकी रैपिड रिस्पॉन्स देता है, सही बात है, सही स्टेटमेंट हो गया। आईएम रूट यानी इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड स्टरलाइज टेक्निक, हाँ यहाँ पर स्टरलाइजेशन टेक्निक्स की रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड है कि इनहेलेशन प्रोवाइड स्लो एक्सेस टू द जनरल सर्कुलेशन, जनरल सर्कुलेशन के अंदर स्लो एक्सेस देगा नहीं, फास्ट देता है, ये तो पेरेंट्रल में आता है ना। नेक्स्ट इज सब क्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन में कोज लोकल इरिटेशन, हाँ क्योंकि यहाँ पर स्किन के ऊपर एडमिनिस्टर कराते हैं ना, तो कभी कभी लोकली इरिटेशन यहाँ पर हो जाती है, तो ये भी देखने को मिलता है। क्या नहीं होता, सी, क्योंकि एक्सेप्ट पूछा था, तो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, दैट बायोलॉजिकल बैरियर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, इनमें से 3 आपके बायोलॉजिकल बैरियर होगा और एक नहीं होगा। रीनल ट्यूबुलर, ये कोई बायोलॉजिकल बैरियर नहीं है, तो आपकी वैसे तो ये हो गया कि ये नहीं है। बाकी सेल मेम्ब्रेन होती है, कैपिलरी वॉल्स होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करती है ना, ये कैपिलरी फॉर्म, तो ये बैरियर ही तो बनाती है। सेल मेम्ब्रेन भी बैरियर होती है ना, किसी भी सेल को, किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर जाने से रोकती है ना। प्लेसेंटल बैरियर्स भी होते हैं यहाँ पर, है ना, जो किसी भी सब्सटेंस को प्लेसेंटा के अंदर जाने से रोकती है। ये तीनों तो रोकती है, तीनों तो बैरियर का काम करती है ना, सिर्फ आपकी रीनल ट्यूब्यूल्स नहीं करती। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 47, दैट व्हाट इज द रीजन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पेनिट्रेशन ऑफ सम ड्रग्स टू द ब्रेन ब्लड बैरियर, इनमें से कौन सा आपका रीजन है जो आपका कॉम्प्लिकेटेशन करता है, मतलब ड्रग को जब हमें ब्लड ब्रेन बैरियर से देना होता है तो वहां उस पेनिट्रेशन के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड रीजन आपका क्या होगा। सो ऑप्शन है हाई लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ एन ड्रग, कि ड्रग की आपकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कितनी है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो आपके ड्रग का पेनिट्रेशन हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, ये तो इजी गोइंग हुआ इसका। मेनिंजाइटिस अगर हो रखा है तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। व्हाट आर द रीजन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पेनिट्रेशन,
कॉम्प्लिकेटेड पेनिट्रेशन की कंडीशन बतानी है हमें। मेनिंजाइटिस हो सकता है कोई इन्फेक्शन और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पर दे रहे हों, ठीक है, क्योंकि मेनिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन द मेनिंजेस। मेनिंजेस मतलब होता है इसकी जो ब्रेन है उसकी जो लेयर है, उसकी जो कवरिंग्स है ना, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, वो होती है आपकी मेनिंजेस। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ पोर्स इन द ब्रेन कैपिलरी एंडोथीलियम। अगर ब्रेन की एंडोथीलियम कैपिलरीज के अंदर पोर्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो इंजेक्शन कहाँ लगाओगे? तो यहाँ पर पोर्स का एब्सेंस होना एक कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है। देन नेक्स्ट है कि हाई एंडोसाइटोसिस डिग्री इन द ब्रेन कैपिलरी। ब्रेन की जो कैपिलरी वॉल है उसके अंदर एंडोसाइटोसिस का ज्यादा होना, ठीक है, ये भी एक दिक्कत हो सकती है वैसे, है ना, ये भी ड्रग के एक्शन को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड रीजन है जो पेनिट्रेशन को अफेक्ट कर रहा है वो है एब्सेंस ऑफ पोर। दैट इज व्हाई करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 दैट द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वीडी रिलेट्स टू। देखो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि आपके प्लाज्मा में कितने ड्रग प्रेजेंट है और उसका कितना पार्ट आपकी पर्टिकुलर बॉडी के किसी एक सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है, तो उसके कंपैरिजन में जो कंसंट्रेशन होगी ना उसको यहाँ पर बताया जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ ए ड्रग इन द बॉडी टू द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, कि टोटल आपके बॉडी के अंदर जितनी ड्रग है उसके रिस्पेक्ट में, सॉरी प्लाज्मा में जो रिस्पेक्ट आपकी कंसंट्रेशन है उसके रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर जो एक बॉडी पार्ट होगा ना उसके अंदर जो कंसंट्रेशन होगी वो उसके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बताएगा, यानी कि किस बॉडी पार्ट में कितनी आपकी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वो होता है आपका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अदर ऑप्शन है आपका कि सिंगल टू अ डेली डोज ऑफ एन एडमिनिस्टर्ड ड्रग, कि आपने जो ड्रग एडमिनिस्टर करी है उसके सिंगल डोज को ये बताता है, नहीं। एडमिनिस्टर्ड डोज टू अ डेली बॉडी वेट, बॉडी वेट के रिस्पेक्ट में कितनी डोज आप ले रहे हो वो बताता है, नहीं। अनचेंज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर अनचार्ज फॉर्म में कितनी ड्रग पहुंच रही है वो बताता है, नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कि आपकी बॉडी में कितनी ड्रग प्रेजेंट है और पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में कितनी ड्रग प्रेजेंट है उसका जो रेशियो है वो आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, the circulation of the volume of distribution one must take into account, ठीक है, कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के केस में हमें किस चीजों को यहाँ पर कंसिडरेशन में लेने की जरूरत है। तो ऑप्शन है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर जो ड्रग की कंसंट्रेशन होती है वो आपके वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है, हाँ, कि आपने टोटल बॉडी में कितनी आपकी यहाँ पर ड्रग है उसके रिस्पेक्ट में प्लाज्मा में कितनी है या किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में के जो ब्लड है उसमें कितनी कंसंट्रेशन है तो उसको बताता है, हाँ। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट की प्लाज्मा में जो कंसंट्रेशन होता है उसको बताता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ। सेकेंड है कंसंट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट इन यूरिन, यूरिन के अंदर कंसंट्रेशन को बताता है, नहीं। थेरापुटिक विड्थ ऑफ एन ड्रग एक्शन, ड्रग के एक्शन के थेरापुटिक विड्थ को बताता है, नहीं। डेली डोज ऑफ ड्रग, ड्रग के डेली डोज को बताता है, नहीं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट इन अ प्लाज्मा को रिप्रेजेंट किया जाता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50, दैट द टर्म बायो ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है, चेंज, बायोलॉजिकली चेंज क्या आता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एक्यूमुलेशन ऑफ एन सबस्ट्रेट इन अ फैटी टिश्यूज, फैटी टिश्यूज के अंदर जो सबस्टांस होता है उसका एक्यूमुलेशन बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, नहीं। बाइंडिंग ऑफ अ सबस्ट्रेट टू अ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन पर ड्रग की बाइंडिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है, नहीं। एक्यूमुलेशन ऑफ अ सबस्ट्रेट इन द टिश्यूज, टिश्यूज के अंदर जो आपके ड्रग सबस्टांस है उसके एक्यूमुलेशन को बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, नहीं। प्रोसेस ऑफ फिजियोकेमिकल एंड बायोकेमिकल अल्टरेशन ऑफ एन ड्रग इन द बॉडी, बॉडी के अंदर होने वाले फिजियोकेमिकल और बायोकेमिकल जो अल्टरेशन है, चेंजेस हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ। कि यहाँ पर बायो ट्रांसफॉर्मेशन में आता है आपके मेटाबॉलिज्म, और इस मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या होता है, जो ड्रग होती है वो आपकी फिजियोकेमिकली और बायोकेमिकली यहाँ पर अल्टर्ड होती है, चेंज होती है, इसको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये हुए आपके सारे यहाँ पर क्वेश्चंस फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स से रिलेटेड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।
Till then, thank you and all the best. Bye bye.